आज हम लोग आगे पढ़ेंगे सदिश राशियों का निरूपण, ठीक है ना। मतलब कि सदिश राशि को कैसे संकेत में हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि सदिश राशि को तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम बताए थे कि सदिश राशि क्या होता है, तो जिस राशि में क्या होता है, परिमाण होता है और क्या होता है, दिशा होता है, और साथ ही वो क्या करता है कि सदिशों के योग त्रिभुज नियम का पालन करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि को दर्शाया जाता है, या कह सकते हैं कि संकेत में लिखा जाता है या निरूपित किया जाता है, तो वो तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि विस्थापन आपका क्या होता है, तो विस्थापन आपका होता है सदिश राशि, वेग होता है आपका सदिश राशि, बल हो गया आपका सदिश राशि, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम बताए थे कि विस्थापन हो या आपका क्या हो, दूरी हो, दोनों को एस से ही लिखा जाता है। मतलब विस्थापन हो या क्या हो, दूरी हो, उसको हम क्या चीज़ से लिखते हैं, एस से ही लिखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि एस के ऊपर अगर हम तीर चिन्ह दे देते हैं, कहते हैं एस के ऊपर अगर हम तीर चिन्ह दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ, विस्थापन हुआ। और आपको पता है कि दूरी में दिशा नहीं होता है, तो दूरी को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एस ही लिखेंगे, और विस्थापन को क्या लिखेंगे, एस, और ऊपर में हम इस तरह से देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दिशा भी है, ठीक है। उसी तरह से वेग है, तो वेग और जो आपका चाल होता है, चाल और जो आपका वेग होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो चाल और वेग जो होता है, दोनों का सिंबॉलिक लेटर जो होता है क्या होता है, भी ही होता है, भी से ही दोनों को डिनोट किया जाता है। लेकिन वही भी के ऊपर में अगर हम एरो दे दिए, इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि एरो मतलब कि तीर चिन्ह अगर दे दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया आपका वेग। और अगर तीर चिन्ह नहीं दिए हुए हैं तो उसका क्या है, तीर चिन्ह अगर नहीं दिए तो वो आपका क्या है, सिर्फ आपका चाल है। उसी तरह से एफ है, तो एफ में ऊपर दे दिए, तो एफ से हम फोर्स को ही डिनोट करते हैं, मतलब कि बल को ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो एफ अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बल है, और बल का दिशा भी आपको यहाँ पर ज्ञात है। उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि भी के ऊपर में चिन्ह मान तीर चिन्ह दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका परिमाण भी पता है और क्या पता है, दिशा भी पता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि जनरली हम लोग जो पढ़ेंगे 9th क्लास में, ठीक है ना, तो उसमें आप कहीं भी इस तरह का आप लिखा हुआ हो सकता है कि नहीं देखे, ठीक है ना, किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जो 9th क्लास में पढ़ेंगे तो सिर्फ हम लोग उसके परिमाण के बारे में हम लोग गणना करेंगे, ठीक है ना। कि जैसे वेग आपको ज्ञात करना होगा, त्वरण ज्ञात करना होगा, तो सिर्फ उसके हम क्या चीज़ की बात करेंगे, परिमाण की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसमें हम दिशा की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हो सकता है कि आपके बुक में हो सकता है कि आपका ये तीर चिन्ह देकर के नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये आप जान लीजिए कि सदिशों का निरूपण इस तरह से किया जाता है, ठीक है। और आगे आप लोग 11th क्लास में पढ़िएगा तो इस तरह से आप बहुत सारा लिखा हुआ देखिए कि बहुत सारा आपका क्या होता है, जो सदिश राशि होता है उसमें इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहता है, ठीक है। आगे का जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, चाल है। तो चाल क्या होता है, चाल को अंग्रेजी में कहते हैं स्पीड। तो लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कहने का मतलब क्या होगा, कोई गतिशील वस्तु द्वारा, ऐसा नहीं, ठीक है, कि जो रुका हुआ वस्तु है वो आपका क्या होगा, उसमें चाल नहीं होगा, कोई भी आपका गतिशील वस्तु होगा, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, तो एकांक समय मतलब होता है कि इकाई समय में, ठीक है ना। इकाई समय कहने का मतलब क्या होगा कि हो सकता है कि 1 सेकेंड हो, 1 मिनट हो, या हो सकता है कि 1 घंटा हो, ठीक है ना। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में मतलब कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब चाल बराबर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूरी बटा समय लिखा हुआ है, ठीक है। कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। मतलब कि अगर मान लीजिए कि समय का वैल्यू अगर यहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना, तो वह चाल जो होगा किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल को हम लोग क्या लिखते हैं, तो चाल को हम लोग भी लिखते हैं, दूरी को हम लोग एस लिखते हैं, और समय को लिखते हैं टी। तो इससे आपका फॉर्मूला क्या हो गया, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, या इसी से हम एक और निकाल सकते हैं क्या, s इज इक्वल टू वी टी, ठीक है ना। और एक और हम क्या लिख सकते हैं, तो t इज इक्वल टू लिख सकते हैं s अपॉन वी। मतलब कि यहाँ पर 3 क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो 3 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी का अगर वैल्यू आपको पता रहेगा तो आप तीसरा का वैल्यू क्या कर सकते हैं, हमेशा निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चाल निकालना है तो आपको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा, दूरी का और समय का। अगर मान लीजिए कि अगर आपको दूरी निकालना है तो आपको जरूरत पड़ेगा चाल का और क्या चीज़ का, समय का। अगर मान लीजिए आपको समय निकालना है तो आपको जरूरत पड़ेगा दूरी का और क्या चीज़ का, चाल का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब एक बात और कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम चाल यहाँ पर लिखें कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है ना। तो यह एक स्पेसिफिक समय के लिए होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड मैंने वह आपका क्या है, जो एकांक समय में होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी हम 1 सेकेंड में देखें कि हमारा गाड़ी का जो क्या है चाल वो कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो वो उस समय, या मान लीजिए कि अगर हम बोले कि 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वो 1 सेकेंड के लिए उस समय वो एट ए टाइम वहाँ पर है, ठीक है। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल, तो आपका जो चाल होता है सो और औसत चाल होता है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो चाल और औसत चाल में डिफरेंस होता है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि इसका ऐसा ही मात्रक जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसा ही मात्रक जो ऐसा यूनिट हम बताए थे, तो ऐसा ही मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसका हम मीटर प्रति सेकंड कैसे आएगा, तो देखिए जैसे
भी जो है ये किस पर डिपेंड है, मतलब कि यह चाल जो है डिपेंड है दूरी पर और किस पर डिपेंड है, समय पर। तो आपको पता है कि इसका मात्रक निकालने के लिए ये दोनों का मात्रक होना आपको जरूरी है ना, कि ये दोनों का मात्रक क्या होता है। तो हम बता चुके हैं कि दूरी का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से इसका लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड। इसको इस तरह से भी लिखा हो रहता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऐसा यूनिट हो गया। और जनरली हम लोग जो है किलोमीटर प्रति घंटा भी यूज हम करते हैं। ठीक है, कि जनरली अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा हमारे पास है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको रेलगाड़ी का चाल बताना है, अगर मान लीजिए कि आपको हवाई जहाज का चाल बताना है, या कोई मान लीजिए बड़ा सा कोई जो उसका क्या है चाल बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो उस समय अगर आपको बताना होगा तो वहाँ पर आप किलोमीटर प्रति घंटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, और ऐसे अगर ऐसा यूनिट पूछेगा तो आपको मीटर प्रति सेकंड में ही बताना होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ कि सामान्यतः हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा का भी प्रयोग करते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किलोमीटर एच यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है कि यह एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि इसलिए है कि यह जो आपका होता है चाल जो होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है, इसलिए आपका यह क्या होता है, अदिश राशि होता है। आगे आपका है औसत चाल है। ठीक है, तो औसत चाल क्या हुआ, तो औसत चाल जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अब औसत चाल और यहाँ पर लिखा है कि तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय, ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या चीज़ का रिजल्ट आएगा, औसत चाल का आएगा। और औसत चाल को हम लोग क्या लिखते हैं, ए भी मतलब यहाँ पर एवरेज हो गया, भी मतलब यहाँ पर क्या हो गया, चाल हो गया। तो औसत चाल बराबर यहाँ पर क्या है, एस बाई टी। एस मतलब यहाँ पे तय की गई कुल दूरी और टी माने यहाँ पर हो गया कुल समय। ठीक है ना, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जैसे यहाँ पर एक बात और कि चाल और आपका औसत चाल हो गया, तो चाल और औसत चाल हो आपका दोनों आपका क्या है, अदिश राशि है, दोनों का ऐसा ही मात्रक भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड ही होगा। अगर जनरली अगर यूनिट का हम बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा, उसका भी होगा, इसका भी क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब औसत चाल कहने का मतलब क्या हुआ, तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से कहीं पटना जा रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हम क्या जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से पटना जाने में अगर मान लीजिए कि हमें जब चलना शुरू किया तो उस समय हमारा गाड़ी का जो स्पीड होगा क्या होगा, 0 होगा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा कह लिए, या मान लीजिए कि 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि हमारा गाड़ी जो है वो क्या है, एट रेस्ट में, मतलब कि रुका हुआ। ठीक है, तो रुका हुआ है तो उसका चाल क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड, या मान लीजिए कह सकते हैं कि 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जब हम चलना शुरू किए तो उस समय हमारा जो प्रारंभिक वेग है कह सकते हैं कि कितना है, 0 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर हम कुछ दूर चले तो फिर हमारा स्पीड और बढ़ेगा, फिर हो सकता है कि कुछ दूर और चले तो हमारा स्पीड और बढ़ेगा। ठीक है ना, हो सकता है कि जाते जाते मान लीजिए कि रास्ते में भीड़ कहीं पर मिल गया, तो भीड़ मिल गया तो वहाँ पर हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। जहाँ पर मान लीजिए कि जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होगा वहाँ पर हम अपने गाड़ी का जो स्पीड होगा, चाल होगा, वो क्या करेंगे, कम करेंगे। फिर आगे मान लीजिए कि आगे बहुत आपका रास्ता क्लियर है तो आप वहाँ पर क्या कीजिएगा, स्पीड बढ़ाइएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जब हम अपने घर से या मान लीजिए कहीं से हम एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही स्पीड में हम चले जाते हैं। ठीक है ना, हो सकता है कहीं पर ज़्यादा हो, कहीं पर कम हो, इस तरह से हम होते हुए जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि एक एक्चुअल जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हमको पटना जाने में लग गया 2 घंटा, क्या लग गया, हमको यहाँ से जाने में पटना लग गया 2 घंटा, तो टोटल समय जो हो गया क्या हो गया, 2 घंटा हो गया। क्या हो गया, यहाँ से पटना जाने में हमको लग गया 2 घंटा, तो टोटल समय आपका जो कुल समय हो गया वो कितना हो गया, 2 घंटा हो गया। ठीक है ना, और मान लीजिए कि यहाँ से पटना का दूरी 40 किलोमीटर है, या मान लीजिए 50 किलोमीटर। ठीक है ना, तो 50 किलोमीटर आपका क्या हो गया, कुल दूरी हो गया। तो वही 50 किलोमीटर और यहाँ पर 2 घंटा में अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह 25 किलोमीटर प्रति घंटा आया, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हमारा गाड़ी जो है ना हमेशा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही चला है। मैंने सब जगह, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हाजीपुर से मैंने घर से निकले तो घर से गए, मान लीजिए कि विद्युपुर गए, विद्युपुर से मान लीजिए कि आगे गए जेठुआ गए, फिर उससे आगे गए। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि सब जगह हमारा जो चाल था वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक एवरेज है, क्या है, एक एवरेज है कि हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, एक एवरेज हमारा क्या है, चाल है। इसको थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी के मान लीजिए कि किसी दिन 100 रुपया कमाया, एक सप्ताह का अगर मान लीजिए कि उसका अगर हम निकालते हैं क्या, उसका इनकम हम निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि एक दिन 100 रुपया कमाया, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहला दिन वो 100 रुपया कमाया, अगला दिन मान लीजिए कि 80 रुपया कमाया। ठीक है ना, फिर अगला दिन मान लीजिए कि 120 रुपया का मैंने उसको मिला, मैंने कह सकती हूँ कितना वो क्या किया, इनकम किया। ठीक है ना, फिर अगला दिन मान लीजिए कि 50 रुपया इनकम किया। ठीक है, ये हुआ। ठीक है ना, और आपसे पूछा जाए कि उसका बताइए कि उसका एवरेज जो इनकम है पर डे का वो कितना है। ठीक है ना, तो पर डे का अगर इनकम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, कितने दिन का इनकम है टोटल, तो 1 2 3 4, तो 4 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो
100 और 80 क्या हो गया 180, 180 और 120 क्या हो गया, तो 180 और 120 हो गया 300, 300 और 50 क्या हो गया 350। और इसमें अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 32, 3 0 तो हो गया 7.5। तो क्या आ गया यहाँ पर 87.5 रुपया, क्या आ गया, मैं सॉरी 50 रुपया, 87.50 पैसे, मतलब कि 87 रुपया हो गया और क्या हो गया 50 पैसे। तो यह जो 87 रुपया 50 पैसे है, क्या यहाँ पर जो ये आया एक एवरेज आया, क्या आया एवरेज की पर डे के हिसाब से अगर हम उसका निकालेंगे तो इतना उसका क्या है, ये एवरेज इनकम हो, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि सर मैंने चारों दिन जो है वो उसको 87 रुपये 50 पैसा मिला, 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 ऐसा यहाँ पर नहीं है। यह जो निकाला गया है क्या है, एक एवरेज है ना, कि इसके इतना के हिसाब से उसका क्या हुआ पर डे का इनकम हुआ। तो उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा आया, ठीक ना, तो ऐसा नहीं कि सभी पॉइंट पर हमारा जो स्पीड था वो क्या था 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना। यह सिर्फ एक क्या है, यह सिर्फ ये आपको बताता है कि आपका जो एवरेज हुआ मैंने औसत जो हुआ है ना, वो आपका कितना हुआ, तो आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। वही अगर हम चाल की बात करेंगे तो चाल में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए कि हम चलना शुरू किए थे ना, और अगले 1 सेकंड में मान लीजिए कि 4 बजकर, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि 4 बजे हम अपने घर से निकले थे ना, और 4:01 में 4:01 में हमारे जो गाड़ी का स्पीड है वो कितना हो गया, तो हो गया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो यहाँ पर जो यह निकाला गया है ये बहुत ही छोटा समय है, वह 1 मिनट का समय अंतराल है। कितना है कि 4 बजे हम निकले थे ना, और 4:01 में हमारे गाड़ी का स्पीड कितना है, हमारे गाड़ी का स्पीड कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है कि यह 1 मिनट में हमारा इतना क्या हो गया, ये हमारा जो है 1 मिनट में कितना हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक ना। तो यह बहुत ही छोटा समय के लिए, तो ये आपका क्या है, यह एक्चुअल है कि इतना 1 मिनट में आपका इतना स्पीड हो गया है। या मान लीजिए कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा गाड़ी का स्पीड होगा, ठीक ना। तो वह जो है वो एक्चुअल है कि उस पॉइंट पर उतना उसका स्पीड था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका चाल जो होता है जिस स्पेसिफिक पॉइंट पर, मतलब कह सकते हैं कि यह एक इंस्टेंट स्पीड यह बताता है। इंस्टेंट स्पीड कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस समय हम देख रहे हैं ना उस समय उसका स्पीड उतना है। जैसे मान लीजिए कि जिस टाइम पर अगर मान लीजिए कि हमने हमारे घड़ी में 4:01 हो रहा है और 4:01 में हमारे गाड़ी का स्पीड कितना है, वहाँ पर मान लीजिए कि बता रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस समय एक्चुअल में उस समय में मेरा गाड़ी का स्पीड उतना है, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक पॉइंट पर वो क्या है, वो बात सही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं कि ये हमारा क्या है औसत चाल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सभी पॉइंट पर सभी बिंदुओं पर, ठीक ना, सभी जगह हमारा जो गाड़ी का स्पीड था इतना ये है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं, ठीक ना। यह एक आपका क्या होता है औसत होता है, ठीक है। तो आपका औसत चाल और चाल में क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक ना। कि यह आपका क्या होता है तय की गई कुल दूरी और तय की गई कुल दूरी में मैंने कि तय की गई कुल दूरी और आपको दूरी तय करने में जो लगा कुल समय होता है उसका क्या होता है, यह अनुपात होता है। और ये आपका क्या होता है कि बहुत ही छोटे समय अंतराल के लिए, ठीक ना, हम क्या निकालते हैं दूरी और समय में जो हमारा क्या होता है औसत होता है, वो आपका क्या होता है चाल होता है। मतलब कह सकते हैं कि अनुपात जो होता है वो आपका क्या होता है चाल होता है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें यूनिट की, तो यूनिट आपका दोनों का क्या होता है सेम ही होता है, औसत चाल हो या आपका चाल हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे जो आपको पढ़ना है वो आपका है वेग। तो वेग को अंग्रेजी में हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, तो इकाई समय मतलब हो गया कि एकांक समय में, ठीक ना। वो चाहे 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, या 1 घंटा हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर वेग बराबर क्या लिखा है विस्थापन बटा समय। तो इकाई समय में जितना विस्थापन होगा उसी को हम क्या कहेंगे वेग कहेंगे। चाल जब हम लिखे तो उसमें हम क्या लिखे थे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, कि इकाई समय में जितना दूरी तय होगा उसको हम क्या कहेंगे चाल कहेंगे। लेकिन इकाई समय में जितना विस्थापन हम तय करेंगे उसको हम क्या कहते हैं वेग कहते हैं। और वेग को हम डिनोट करते हैं इस तरह से कि भी यहाँ पर एरो दिया हुआ, क्योंकि आपका क्या है सदिश राशि है, विस्थापन है यहाँ पर और नीचे क्या है समय है। तो आपको पता है कि विस्थापन भी क्या होता है सदिश राशि होता है, तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि यह एक सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है, क्योंकि देखिए वेग जो है आपका डिपेंड हो रहा है किस पर, विस्थापन पर डिपेंड करता है और समय पर। तो आपको पता है कि विस्थापन आपका क्या होता है, विस्थापन आपका सदिश राशि होता है। तो विस्थापन सदिश राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक ना। तो इसलिए वेग विस्थापन सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है दिशा होता है। तो चूंकि वेग जो है विस्थापन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए वेग भी आपका क्या होगा, तो वेग भी आपका जो होगा सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग में भी आपका क्या होता है परिमाण और दिशा दोनों होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है कि इसका SI मात्रक जो होता है, तो इसका SI मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स
लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसको हम पढ़ते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। और जनरली हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा आपका ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना है। आगे लिखे हैं कि चाल और वेग विमीय रूप से समान राशि है। तो चूंकि चाल और जो आपका वेग होता है, दोनों का जो आपका मात्रक होता है क्या होता है, सेम ही होता है। मीटर प्रति सेकंड उसका भी होता है, मीटर प्रति सेकंड इसका भी होता है। किलोमीटर प्रति घंटा हम चाल में भी यूज करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा हम वेग में भी यूज करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि चाल और वेग जो होता है आपका क्या होता है, विमीय रूप से समान राशि है। जिस तरह से हम आपको बताए थे कि दूरी और विस्थापन आपका क्या होता है, विमीय रूप से समान राशि होता है, तो उसी तरह से आपका चाल और वेग विमीय रूप से समान राशि होते हैं। आगे लिखा हुआ है औसत वेग। तो औसत वेग क्या होगा, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, माने किसी वस्तु द्वारा जितना माने कुल विस्थापन जो होगा, ठीक है ना, और विस्थापन तय करने में जितना समय लगेगा उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। और औसत बराबर वेग बराबर हम क्या लिखेंगे, तो तय किया गया कुल विस्थापन और नीचे लिखेंगे विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय, इसी का अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। अब आगे कुछ रिमार्केबल बात लिखा हुआ है जो ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि वेग धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। तो वेग जो आपका होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग हम सिर्फ बात करें वेग का कि वेग आपका क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। चाल जो आपका होता है, ठीक है ना, चाल आपका हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। चाल कह लीजिए या आप कह लीजिए औसत चाल, दोनों आपका क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। अगर वस्तु गतिशील है तो ठीक है ना, ऐसे अगर मान लीजिए वस्तु अगर रुका हुआ है तो उस समय उसका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, क्योंकि तो दूरी तय होगा ही नहीं, तो जीरो दूरी का मान होगा, इसलिए आपका चाल का मान क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वस्तु अगर गतिशील है तो उसका चाल हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर गति पर हैं तो गति की ही बात करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है कि औसत वेग। तो औसत वेग जो आपका आता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। औसत वेग में अगर हम बात करेंगे तो औसत वेग आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन वेग कभी भी आपका शून्य नहीं हो सकता है। और इसी तरह से चाल भी आपका, चाल या औसत चाल भी आपका कभी भी शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो इतना को आप लोग नोट कर लीजिए।